असाइनमेंट ख़त्म होता है. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू आवर एक्चुअल लेक्चर जो है. हमारा जो टॉपिक है आज का वो है फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. तो इसमें हम करते क्या हैं, एक्चुअली दिस इज़ अ प्रोसेस जिसमें हम रिव्यू और एनालाइज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अब उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं. इनकम स्टेटमेंट आ जाती है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जिसे आप बैलेंस शीट भी कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज और स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स. अब इसमें जो मेजर जो आपके पास देखें होते हैं वो तरीक़ेकार, एक हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है, दूसरा वर्टिकल और तीसरा होता है रेशियो एनालिसिस. अब हॉरिजॉन्टल एनालिसिस जो है क्या है, मतलब what does it do. तो एक तो ये कंपैरेटिव स्टडी ऑफ स्टेटमेंट्स फॉर टू और मोर अकाउंटिंग पीरियड्स. इसमें मतलब ये आप समझ रहे हैं टू और मोर अकाउंटिंग पीरियड्स के एक साल नहीं, एक से ज़्यादा, अब 2 साल 3 साल 4 साल या 5 साल की हम कंपैरिजन करते हैं कि जी ठीक है. और ये इसको ट्रेंड एनालिसिस भी कहते हैं, इसको लाइन हम जो है ना स्टडी भी होती है इसमें. कि अब फॉर एग्जांपल अगर आपके एक पर्टिकुलर ईयर में आपकी कैश इतनी है 2000 में, 2001 में इतनी है, तो 2002 में इतनी है, 2003 में इतनी है, तो आप उनको कंपेयर करेंगे आपस में कि इस साल पे कितनी थी, उस साल कितनी बड़ी और तीसरे साल कितनी बड़ी बेस ईयर के मुताबिक. इसी तरह हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी चेक कर सकते हैं, सेल्स वगैरह, हर चीज़ें जो है इसमें जो जो होती हैं. अच्छा, इसमें जो है आप सॉरी काइंड्स, हाँ काइंड्स में देखें, एक होता है एब्सोल्यूट कंपैरिजन. एब्सोल्यूट कंपैरिजन बोला जाता है जो कि मनी टर्म्स में किया जाए, और दूसरा होता है परसेंटेज कंपैरिजन. आप परसेंटेज चेक करते हो ऑन द बेस ईयर, और एब्सोल्यूट कंपैरिजन में आप बेस ईयर से कंपेयर करते हो कि मनी डिफरेंस कितना है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू. दूसरा है जी आपका वर्टिकल एनालिसिस, उसको हम स्टैटिक एनालिसिस भी कहते हैं, क्योंकि ये उसी सेम ईयर की जो है उस आपस में से एक ही साल की स्टेटमेंट जो है आपस में कंपेयर की जाती है. उसमें ये होता है कि जो टोटल होता है उसको हम 100% पे रखते हैं, और दूसरों को हम उसको डिवाइड करते हैं कि भाई ये इस 100% का कितना पार्ट है. और अब हम आ जाते हैं बेसिकली, आई विल शो यू हाउ डज इट हैपन, कैसे सॉल्व किया जाता है. तो जी ये है आपके पास एक एग्जाम्पल, आई होप इट्स क्लियर. ठीक है, तो जी पहले आपको बताता चलूँ, हमारे पास 2 साल की एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया गया है जिसको हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं जी. तासीर एंड कंपनी की 2014 और 2015 की हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है. तो अब हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इसमें होगा कैसे. सबसे पहले जी देखें, हमने निकालना है डिफरेंस. ठीक है, आप क्या करते हैं, आपका जो मेन ईयर होता है, जो प्रीसीडिंग ईयर होता है, जैसे 2015, उसमें आपका है सेल्स कितनी है, 5,15,000 रुपये की. ठीक है, तो 5,15,000 रुपये माइनस कितना है, और बेस ईयर आपका कितना है पिछले साल में, 4,32,000 रुपये. अच्छा ओके, समथिंग इज़ रॉन्ग, हाँ जी रॉन्ग. ठीक है जी, ये आपका अमाउंट आ गया 83,000 रुपीज़ का आपका. ये हम इसको कहते हैं एब्सोल्यूट कंपैरिजन. ठीक है, तो 83,000 रुपीज़ का आपका डिफरेंस है फ्रॉम वन ईयर टू अनदर ईयर. अब इसको हमने परसेंटेज में कैसे करना है, ये मैंने यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा हुआ है. ठीक है, जो डिफरेंस ऑफ अमाउंट डिवाइडेड बाय द बेस ईयर, ये आपका है बेस ईयर. बेसिकली अगर आप इसका फॉर्मूला देखना चाहेंगे तो डिफरेंस ऑफ अमाउंट बेस ईयर एंड करंट ईयर. ठीक है जी, डिवाइडेड बाय स्लैश, यहाँ पे डिवाइडेड है. ठीक है, डिवाइडेड बाय बेस ईयर, क्या हो गया, हाँ जी, इनटू 100. ठीक है, तो दिस इज़ एक्चुअली आपका जो है ये फार्मूला है. एक्चुअली यहाँ पे ऐसा होगा जी. ठीक हो गया. अब हम आ जाते हैं, ये फार्मूला हम ट्राई करेंगे जी. 83,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख, अच्छा ऐसे करते हैं जी, 83,000 डिवाइडेड बाय 4,32,000. ठीक है जी, इनटू 100. तो ये आपका आ गया 19.21%, विच इज़ अ गुड थिंग. मतलब सेल्स आपकी 2014 से कंपैरेटिवली 2015 में 19.21% बढ़ी हैं. इसी तरह हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को भी चेक करेंगे.
ठीक है, 60,000 का आपका जो है डिफरेंस आया, मतलब 60,000 बढ़े हैं, विच इज़ अगेन बैड थिंग। अगर आप देखे जाए, वैसे तो मॉनेटरी टर्म्स में आपको कम लग रहा है, पर इफ़ वी कंपेयर इट इन परसेंटेज वे तो आपने 30% देखें आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ा है, जबकि आपकी सेल्स कितनी बढ़ी है, 19.21%। इसी तरह जो है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस या जितने भी एनालिसिस हम करते हैं काम के होते हैं, जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, दे विल डिसाइड ऑन दिस बेसिस कि अच्छा हमने जो है, अगर हमारी सेल्स 19% बढ़ी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 30% बढ़ा है, तो हमने जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को या तो कम करना है या जो है हमने अपनी सेल्स बढ़ानी है, क्योंकि वो बाय द एंड ईयर प्रॉफिट पे जो है डिपेंड नुकसान होगा। ठीक है, इसी तरह जी यू हैव दिस कंप्लीट स्टडी। एक्सेल में ये फ़ायदा होता है कि आप फार्मूलाज कॉपी कर सकते हैं आराम से। ठीक है, अब देखें ग्रॉस प्रॉफिट में कितना डिफरेंस है, 23,000 का, विच इज़ अ पॉजिटिव अमाउंट। मतलब सेल्स आपकी बढ़ी है 19%, बस सिंस कॉस्ट ऑफ गुड्स ज़्यादा था तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका बढ़ा 9.9% ओनली। इसी तरह डेप्रिसिएशन भी आपकी 10% बढ़ गई है। और फाइनल देखें आप जो है नेट इनकम में डिफरेंस 16,000 है, बट देन अगेन इट इज़ 12% कंपैरेटिवली, विच इज़ लेस। देख रहे हैं, इसी तरह जो है अब मैनेजर्स इस चीज़ को देख के डिसाइड करेंगे आगे क्या करना है। अच्छा, सेम डेटा हम उठा रहे हैं जी, आ जाएँ आप जो है वर्टिकल एनालिसिस में। वर्टिकल एनालिसिस में क्या होता है, सेम तासीर इनको कि हमारे पास जो है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है 2014 की। तो अब क्या है, ये जो आया ये है 100% कंप्लीट। ठीक है, सेल्स। अब इसमें होता क्या है कि आपने उठाना होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या जो भी आप लाइन आइटम उठाएंगे उसको आप डिवाइड करोगे विथ बेस आइटम। बेस आइटम हमारे यहाँ पे सेल्स है, उसको डिवाइड करके आप मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे फॉर योर परसेंटेज। सो लेट्स डू इट। ये जी 2 लाख रुपए, ठीक है, और बेस आइटम आपका आ गया एंड देन इनटू 100, तो 46.30% आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। ऐसे कर लेते हैं जी, ये हो गया 2 लाख डिवाइडेड बाय 4,32,000, सो 0.46%, मतलब कि 46% इज़ योर, ठीक है, आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। इस तरह जी 2,32,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। वो हम चेक करेंगे जी, ग्रॉस प्रॉफिट इज़ हाउ मच परसेंटेज, 54% आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। ठीक हो गया। अब ठीक है जी, यहाँ आपके पास अब जो है एक कंप्लीट फिगर आ गई कि जी ठीक है, अगर सेल्स हमारी 100% है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज़ 46%, ग्रॉस प्रॉफिट इज़ 54%, इसी तरह डेप्रिसिएशन जो है उसकी 5% है, अर्निंग बिफोर टैक्स इज़, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट इज़ 49%, फाइनली नेट इनकम जो है वो आपकी 29% है। अब ईयर ऑन ईयर वर्टिकल एनालिसिस भी होता है। ठीक है, अब इस साल को रखेंगे ऐसे यहाँ पे, अब जैसे हम आ गए। ठीक है, अब इसमें क्या किया हमने, वही 2 साल की जो है डेटा इसमें उठा दी। 2 साल की डेटा को अब जो है विल यूज़ इट कि जी अच्छा ठीक है, सेम फार्मूलाज ही लगेंगे। मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ, फार्मूलाज को ही देख लेते हैं। सेम सी माइनस 46%, सो ठीक है जी। अब देखें हुआ ये कि यहाँ पे आपकी सेल्स बढ़ी हैं। ठीक है, 5,15,000। अब इसका कंपैरिजन बताता क्या है हमें, पहले साल में हमें ये पता चलता है कि जी ठीक है 46% कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था, प्रॉफिट था 54%, और इसी तरह से जो है हमारा नेट इनकम यहाँ पे आता है 29%। बट यहाँ क्या हो रहा है, आपके ऑल दो सेल्स आपकी बढ़ गई हैं, ठीक है, 5,15,000 सेल्स हो गई हैं, बट द थिंग इज़ आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पे 46% था, यहाँ पे 50% था, मतलब आपके 4% जो है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ा है। उसका इम्पैक्ट ये हुआ बाय द एंड ऑफ द डे कि आपकी नेट इनकम जो है 1% कम हो गई। ठीक है जी, तो इसी तरह ये कंपेयर किए जाते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस एंड वर्टिकल एनालिसिस। तो अब उसके बाद हम आ जाते हैं ऑन रेशियो एनालिसिस। अच्छा, इसके लिए यू विल नीड अ पेन एंड पेपर टू राइट देम डाउन। मेजरली 4 टाइप्स ऑफ रेशियो एनालिसिस हमारे पास होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ लिक्विडिटी रेशियोज़, जिसको हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज़ भी बोलते हैं। ये बेसिकली ये जितने भी में रेशियोज़ आते हैं वो मेजर करते हैं कंपनी की एबिलिटी टू पे ऑफ इट्स शॉर्ट टर्म ड्यूज़, जो कि शॉर्ट टर्म हमारे पास कर्जे होते हैं कंपनी के ऊपर, लाइबिलिटीज़, अकाउंट्स पेएबल वगैरह, वो हम दे सकते हैं या नहीं।
दूसरे आ जाते हैं सॉल्वेंसी रेशोज़, उनको फाइनेंशियल ऑल्सो नोन एज फाइनेंशियल लेवरेज रेशोज़ कहा जाता है। इसमें जो है ये देखा जाता है कंपनी जो है लॉन्ग टर्म में क्या वो सॉल्वेंट रह चुकेगी या इंसॉल्वेंट हो जाएगी, कि क्या उसके पास इतने पैसे हैं, इतने अखराजात हैं कि वो जो है अपने कर्जा जात जो है दे सके। इसी तरह थर्ड जो कंपोनेंट है, थर्ड कैटेगरी जो है हमारे पास, वो है टर्नओवर रेशो की। टर्नओवर रेशो बेसिकली रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज़ दैट अ कंपनी रिप्लेसेस इन रिलेशन टू इट्स सेल्स। इसमें ये देखा जाता है कि जी कितने टाइम में आप टर्नओवर कर रहे हैं और कितने टाइम में जो है आप एसेट्स या लायबिलिटीज़ जो हैं आपकी वो रिप्लेस हो रही हैं सेल्स के बाद। मतलब अगर सेल्स हो रही हैं तो एसेट आएगा, कैश आएगा, अगर सेल्स आप उधार पे करें तो लायबिलिटीज़ आती हैं, वो चेक किया जाता है। देन द फोर्थ वन इज़ प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में बेसिकली शोज कंपनीज एबिलिटी टू जनरेट प्रॉफिट फ्रॉम इट्स ऑपरेशंस। इसमें हम रेशोज़ के थ्रू ये देखेंगे कि जी जो ऑपरेशंस कंपनी की हो रही हैं क्या वो प्रॉफिटेबल हैं, और हैं तो कितनी प्रॉफिटेबल हैं। ठीक हो गया। सो जी लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द लिक्विडिटी रेशो। सबसे पहले जो है लिक्विडिटी रेशोज़ में द फर्स्ट रेशो इज़ करंट रेशो। करंट रेशो बेसिकली आपके पास उसका फॉर्मूला है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़, ये रहा। अच्छा, आइडल रेशो हर एक जो है मार्केट का अलग होता है, हर इंडस्ट्री का अलग होता है, पर यहाँ पे आइडल करंट रेशो बोलते हैं जी 2 इज़ गुड। मतलब अगर किसी का करंट रेशो इज़ 2 तो उसको समझाएगा कि ये जी कंपनी हेल्दी है। ठीक है, इसकी जी इलस्ट्रेशन है हमारे पास एक। A company wants to take a loan from the bank. The balance sheet reports CL current liabilities of 100,000 लाख रुपए and current accounts of 25,000। तो इसमें जी क्या होगा, फार्मूला हमने डाला 25,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख रुपीज़, तो आ गया 25% विच इज़ 0.25। वहाँ पे क्या है, कम से कम 2 होना चाहिए, मतलब उसका 8वां हिस्सा, विच इज़ नॉट सो गुड। इसका मतलब यह है कि जी कंपनी के पास जो एसेट्स हैं वो अपने कर्जे का सिर्फ 25% अगर देना चाहे तो सिर्फ 25% दे सकती है। तो कोई भी बैंक जो है आई डोंट थिंक सो उसको कोई लोन देगी, क्योंकि उसको बोलेंगे जी आपके पास पहले ही जो कर्जा है वो लाख रुपया है और आपके पास टोटल जो वसीयत है इस वक्त एसेट्स की वो है 25,000, तो अब वो कर्जा ही नहीं दे पाओगे तो हम नया कर्जा आपको कैसे दें। इसी तरह ये रेशोज़ काम आते हैं। ठीक है जी। देन वी हैव नंबर 2 इज़ क्विक रेशो, या जिसको एसिड टेस्ट रेशो भी बोला जाता है। इसका जी फार्मूला इस तरह है कि क्विक एसिड्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। अब वहाँ पे क्या हो रहा था, करंट रेशो में करंट एसिड्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़ हो रहा था। यहाँ पे क्विक एसिड्स आर एसिड्स दैट कैन बी कन्वर्टेड टू कैश इन 90 डेज। अब जी पता कैसे चले, तो इसका फार्मूला है कि जी क्विक एसिड्स आपने ढूंढने हैं तो करंट एसिड्स पहले आप सब साथ करोगे, उसमें से माइनस करोगे स्टॉक्स और माइनस करोगे प्रीपेड एसिड्स। इसका आइडियल रेशो है 1। इलस्ट्रेशन कह रही है कि जी ए कंपनीज बैलेंस शीट रिपोर्ट्स करंट लायबिलिटीज़ ऑफ 1.1 मिलियन 11 लाख रुपए एंड क्विक एसेट्स ऑफ 1.375 मिलियन 13,75,000। तो वही हमने जब फार्मूला लगाया तो इट इज़ 1.25। अब आइडियल रेशो कितना है, 1 से ज़्यादा ऊपर है तो मीन्स इट इज़ हेल्दी, तो द कंपनी इज़ डूइंग गुड। फिर आ जाते हैं जी हम वर्किंग कैपिटल पे। बेसिकली वर्किंग कैपिटल जो है कंपनी की एफिशिएंसी देखता है कि उसकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है शॉर्ट टर्म, और अपना क्या उसके पास इतने पैसे हैं कि वो डे टू डे अपनी ऑपरेशंस रन कर सके। तो वर्किंग कैपिटल का जी जो फार्मूला है इट इज़ वर्किंग करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। जैसे अब यहाँ पे हमने किया ये था, तो करंट एसेट्स कितने हैं 25,000, करंट लायबिलिटीज़ कितनी है लाख रुपए, तो वर्किंग कैपिटल ये इतना क्या होगा माइनस में चला जाएगा, बिकॉज हम माइनस करें ना यहाँ पे। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम करते हैं 25,000 माइनस 100,000, ठीक है 75,000 माइनस नेगेटिव अमाउंट है, तो वी आर गोना शो इट इन ब्रैकेट्स। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं, इसको बल्कि रेडी कर देते हैं। ठीक है, कि मतलब एक अंदाज़ा हो जाएगा ठीक है जी ये जो है नेगेटिव अमाउंट है। तो वर्किंग कैपिटल जी बिल्कुल इनके पास कंपनी के पास नहीं है। अच्छा जी, सेकंड कैटेगरी में आ जाते हैं सॉल्वेंसी रेशोज़, जो को बताती हैं जी कंपनी फ्लोट कर पाएगी या नहीं। सबसे पहले उसमें आता है डेट रेशो, हम डेट भी बोलते हैं बट डेट रेशो बेसिकली ये भी प्रोनाउंसिएशन। डेट रेशो करता क्या है, मेजर्स फर्म्स टोटल लायबिलिटीज़ एज अ परसेंटेज ऑफ इट्स टोटल एसेट्स। मतलब कि आपके टोटल लायबिलिटीज़ जितनी भी हैं वो आपके कितना ऐसा बन रही हैं टोटल एसेट्स की जो आपके पास असासे हैं। ठीक है, डी शॉप वांट्स टू एक्सटेंड इट्स स्टोरेज एंड अप्लाइज विद द बैंक फॉर अ लोन। अब डी शॉप पे जी उनके पास स्टोरेज कम पड़ गया है, उन्होंने बोला कि हम स्टोरेज बढ़ा क्यों ना दें, तो इसलिए पैसे नहीं है तो उन्होंने बैंक के साथ लोन के लिए अप्लाई कर लिया। जब बैंक वालों ने देखा इनकी बैलेंस शीट, द BS बैलेंस शीट रिवील्स दैट टोटल एसेट्स आर 100,000 एंड टोटल डेब्ट रुपीज़ 25%। ठीक है,
फार्मूला डाल दिया जी, 25,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख रुपीज़, तो 25% आ गया इनका डेट रेशो। मतलब इसका ये हुआ कि इसके पास डीडी शॉप के पास 4 गुना असासे हैं उसके लाइबिलिटीज़ के मुकाबले। ठीक है, मतलब वो 4 टाइम जो है ना, 4 टाइम्स अपनी लाइबिलिटीज़ पे ऑफ कर सकता है। सो इट इज़ इन गुड हेल्थ, सो द बैंक विल प्रोबेबली अप्रूव द लोन। दूसरा जी, डेट टू इक्विटी रेशो। अब इसमें क्या होता है, देखा जाता है कि उसमें हम एसेट्स देख रहे थे, इसमें हम देखते हैं टोटल इक्विटी, कि टोटल कर्जा कितना है, टोटल इक्विटी कितनी है। ठीक है, इसमें ये आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो फाइनेंसिंग है वो इन्वेस्टर्स से आ रही है या क्रेडिटर्स से आ रही है। फार्मूला जी इसका है टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी, स्टैंडर्ड रेशियो इज 0.33। अब जी कह रहे हैं कि ए वांट्स टू इन्वेस्ट इन टी कंपनी, it is revealed that T company has a total owners equity of rupees 1.2 million ना, 12 लाख रुपए। ठीक है, और जो टोटल डेट है उनका वो है 11,25,000। मसलन जो उनके पास टोटल इक्विटी है ओनर्स की कर्जाजात मिला के, दैट इज 12 लाख। तो जब हम डिवाइड करेंगे हमारे पास कितना आ रहा है, 0.937, और स्टैंडर्ड रेशियो कितना होना चाहिए, 0.33, ऐसे कम। तो 0.937 के भाई ये तो एक बहुत ही ऑफ इसमें हो रहा है कि नहीं भाई, दिस इज़ हाई लेवरेज एंड वल्नरेबल टू लॉसेस। क्योंकि अगर इसमें लॉस होगा क्या कि अगर जितना भी ये पैसा कमाएगा ये तो अपना कर्जा जात उतारने में और उसके इंटरेस्ट उतारने में चला जाएगा। तो एक बंदा जो नया इंटरेस्ट में अपना इन्वेस्ट कर रहा है उसको तो फिर फ़ायदा नहीं है। ठीक है जी।